नमस्कार दोस्तों, हिंदी जंक्शन चैनल पर आपका स्वागत है। मैं परवेश कुमार सिन्हा आज आप लोगों के बीच पुनः एक और महत्वपूर्ण वीडियो लेकर के उपस्थित हुए हैं। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप अपने तैयारी को बेहतर करते रहें। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि बिहार स्टेट का नोटिफिकेशन जल्द ही आउट होने वाला है, तो आप लोग उसी के तैयारी अगर कर रहे हैं तो वीडियो ये जो है आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने जा रहा है। अगर आप किसी भी स्टेट का बीपीएससी 4.0 आदि किसी भी प्रकार की हिंदी से संबंधित तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए देखते हैं आज के वीडियो में क्या देखने वाले हैं। तो आज हम लोग बिहार स्टेट पेपर 2 यानी पीजीटी का हिंदी सब्जेक्ट का प्रैक्टिस सेट 2 कर रहे हैं। यानी आज हम दूसरा प्रैक्टिस सेट बना रहे हैं पेपर 2 यानी पीजीटी 11-12 का बिहार स्टेट का। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और एक एक प्रश्नों को देखिएगा। इस प्रैक्टिस सेट में हम लोग 100 प्रश्नों का अभ्यास करेंगे जो बिहार स्टेट में पूछे जाने की संभावना है और आपके जो सिलेबस है उसी के अनुसार ये प्रैक्टिस सेट बनाया गया है। तो आप लोग एक एक प्रश्नों को देखिएगा। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि बिहार स्टेट हिंदी का अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो हिंदी जंक्शन चैनल आपके लिए जो है हमेशा तत्पर रहा है और इस चैनल के माध्यम से जितने भी लोग जुड़े हैं सभी का रिजल्ट हुआ है। तभी इसका टैग है हिंदी जंक्शन पक्का सिलेक्शन। यानी हिंदी जंक्शन से आप जुड़ जाते हैं तो आपका सिलेक्शन निश्चित है। तो इन सारे बिंदुओं को देखते हुए आपकी जो तैयारी है उसको बेहतर करने के उद्देश्य से पुनः हिंदी जंक्शन के माध्यम से आपको तैयारी करने का मौका मिला है। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और 100 प्रश्नों में आपका कितना सही होता है कमेंट करके बताइएगा। अगर आप बिहार स्टेट 2025 का किसी भी पेपर 2 या पेपर 1 का तैयारी कर रहे हैं और नोट्स प्रैक्टिस सेट प्रीवियस सेट चाहते हैं तो हमारे नंबर 726181 5307 पे 199 रुपया पेमेंट करके किसी भी माध्यम से गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम और उसका स्क्रीनशॉट लेकर इसी नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिए। तो इधर से आपको नोट्स प्रैक्टिस सेट प्रीवियस सेट भेज दिया जाएगा, जिसको आप 2-3 बार अच्छे से कर देते हैं तो आपका 100% रिजल्ट हो जाएगा। इन सारी चीज़ों को रखते हैं तो अलग से कोई भी पुस्तक लेने की या कहीं भी क्लास करने की आवश्यकता नहीं है। तो चलिए बिना देर करते हुए आज के प्रश्नों को देखते हैं और तैयारी को बेहतर करते हैं। तो आप देख पा रहे हैं बिहार स्टेट 2025 पेपर 2 पीजीटी प्रैक्टिस सेट 2। यानी आज हम लोग बिहार स्टेट पेपर 2 पीजीटी का प्रैक्टिस सेट दूसरा बना रहे हैं। अगर आप पहला प्रैक्टिस सेट नहीं देखें तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक लगाया हुआ है, आप वहां से देख सकते हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न आप लोगों के सामने है। किस विद्वान ने आधुनिक काल को गद्यकार की संज्ञा दी है? किस विद्वान ने आधुनिक काल को गद्यकार की संज्ञा दी है? ये आपसे प्रश्न पूछा गया है। 4 विकल्प होते हैं, 4 विकल्पों में से आपको चुनना है कि कौन सा सही आंसर होगा। तो देखिए, आधुनिक काल को गद्यकार की जो संज्ञा देने वाले हैं वो रामचंद्र शुक्ल हैं। यानी विकल्प क इसका सही आंसर हो जाएगा। आप लोग एक एक प्रश्नों को देखते चलिए और कमेंट कीजिए। हम सभी का कमेंट देखते हैं और एक एक चीज़ों पे गौर करते हैं। तो आप लोग तैयारी को बेहतर बनाइए, यही कामना है, क्योंकि हमें पता है कि आप लोग सभी के पास ज्ञान की कमी नहीं है, लेकिन हम लोग बुद्धिमत्ता से एग्ज़ाम को निकालेंगे, क्योंकि बुद्धिमानता से ही एग्ज़ाम निकाला जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है आप लोगों के सामने है। किस समालोचक ने हिंदी का उदय 1050 ईस्वी से माना है? 1050 ईस्वी से माना है। आपसे पूछा गया है वे कौन से समालोचक हैं जो हिंदी की उत्पत्ति संवत 1050 ईस्वी से माना है। संवत है, आप ध्यान दीजिएगा, संवत में पूछ रहा है। तो देखिए, 1050 ईस्वी से जो हिंदी का उदय मानने वाले हैं वो रामचंद्र शुक्ल हैं। यानी विकल्प ख सही हो जाएगा। देखिए, विकल्प में रामचंद्र शुक्ल अगर रहते हैं तो ज़्यादातर सही होने का चांस होता है, क्योंकि रामचंद्र शुक्ल का जो हिंदी साहित्य का इतिहास है वो परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होता है और उसकी एक एक पंक्ति परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी
महत्वपूर्ण है। तो आप लोग उसको जो है देखिए, चीज़ों को देखिए, समझिए और बनाने का प्रयास कीजिए। इसी तरह हम लोग लगभग 15 से 20 प्रैक्टिस सेट करेंगे, जिससे आपका तैयारी बेहतर हो जाएगा। और हिंदी जंक्शन चैनल से आप जुड़े हैं तो आपका स्टेट लगभग 100% आपका समझ जाइए हो जाएगा। अब देखिए तीसरा प्रश्न आप लोगों के सामने है। शंकराचार्य के बाद इतना प्रभावशाली, इतना महिमान्वित भारतवर्ष में दूसरा नहीं हुआ। गोरखनाथ के संबंध में यह कथन किस आलोचक का है? यानी गोरखनाथ के बाद बारे में ये कहा गया है कि शंकराचार्य के बाद अगर इतना प्रभावशाली है तो सिर्फ गोरखनाथ ही हैं। तो ये जो कथन है वो किनका है आपको बताना है। तो ऐसा जो सिद्ध साहित्य जो है उस पर ज़्यादा जोर हजारी प्रसाद द्विवेदी देते हैं। विकल्प ख इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, आप लोगों के सामने है, निम्न में कौन सा रासो ग्रंथ छंदों का अजायब घर कहलाता है? यानी निम्न में से कौन सा रासो ग्रंथ छंदों का अजायब घर कहा जाता है? देखिए छंदों का अजायब घर दो ग्रंथ को कहा गया है। एक तो रीतिकालीन ग्रंथ है केशव दास का रामचंद्र का, और एक है रासो ग्रंथ में पृथ्वीराज रासो। यानी दोनों को छंदों का अजायब घर कहा जाता है। अगर रासो ग्रंथ में होगा तो पृथ्वीराज रासो, और इसे पूछेगा तो रामचंद्रिका होगा केशव दास की रचना। तो ये देखिए विकल्प ग सही हो जाएगा। अब देखिए पृथ्वीराज जो है उसके रचनाकार जो है चंद्रवरदायी हैं, चंद्रवरदायी हैं, जिसमें क्या है 69 सर्ग हैं, ये भी ध्यान में रखना है। तो ये आदिकाल की रचना है, ये भी पता होनी चाहिए। तो विकल्प ग इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए जितने भी प्रश्न है हर एक के लिए एक एक टॉपिक बना हुआ है। हर एक लेक्चर का टॉपिक अगर आप अच्छे से देख लेते हैं, आदिकाल से लेकर के आधुनिक काल के सभी खंड तक, तो आपका तैयारी लगभग हो जाएगा। अब देखिए यहाँ बताया जा रहा है, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार तुलसीदास के प्रमाणिक ग्रंथों की संख्या कितनी है? यानी रामचंद्र शुक्ल ने तुलसीदास के कितने प्रमाणिक ग्रंथों की संख्या मानी है? तो देखिए रामचंद्र शुक्ल ने जो प्रमाणिक ग्रंथों की संख्या मानी है तुलसीदास का, वो 12 ग्रंथों को माना है। विकल्प ग इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा कवि कृष्ण भक्त धारा के कवियों में शामिल नहीं है? यानी वे कौन सा कवि है जो कृष्ण भक्त धारा में शामिल नहीं है? तो देखिए नंददास, ध्रुवदास और सूरदास तीनों कृष्ण भक्त कवि हैं, लेकिन नाभादास जो हैं कृष्ण भक्त कवि नहीं, राम भक्त कवि हैं। तो विकल्प ग सही हो जाएगा। नोट्स में थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हुआ होगा तो उसको थोड़ा सा सुधार दीजिएगा, और आने वाले दिनों में उसको सुधार दिया जाएगा। आगे प्रश्न आप लोगों के सामने है। देखिए व्याकरण का जो भी टॉपिक है उसके लिए भी 35 लेक्चर करवाया जा चुका है। हिंदी साहित्य के लिए जो बीपीएससी 4.0 के लिए उसका भी करवाया जा चुका है। अगर इन सारी चीज़ों को देखते हैं तो आपका तैयारी बेहतर होता चला जाएगा। और अगर आप किसी भी स्टेट का पीजीटी, टीजीटी या बीपीएससी 4.0 का तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी ये जो प्रश्न है काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो एक एक प्रश्नों को देखिए और अंत में कमेंट कीजिएगा कितना आपका सही हुआ है। 7वां प्रश्न आप लोगों के सामने है। रीतिकार के किस कवि ने अपनी कविताओं में ऋतुओं और त्योहारों के साथ जीवन को खूबसूरती के साथ मिलाया है? वे कौन से कवि हैं जो इन सारी चीज़ों को अपने कविताओं में दिखाया है? तो पद्माकर वे कवि हैं जो ऋतुओं और त्योहारों को अपने जो काव्य है उसमें स्थान देते हैं। विकल्प ग सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है। यदि प्रबंध काव्य एक विस्तृत वनस्थली है तो मुक्तक एक चुना हुआ गुलदस्ता। यह कथन किस आलोचक का है? ये जो कथन है वो किस आलोचक का है आपको बताना है। तो देखिए ये जो कथन है वो रामचंद्र शुक्ल का है, यानी विकल्प क इसका सही आंसर हो जाएगा। इनका जो निबंध है चिंतामणि है, जिसमें 17 निबंधों को संग्रहित किया गया है, उसमें एकापर एक बात कहे हैं, यानी मनोभावों को लेकर के निबंध लिखा गया है। तो विकल्प क सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है। निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति कै मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे न हिय कै सूर। यह पंक्ति किसकी है? ये जो पंक्ति यहाँ दिया गया है
वो किनका पंक्ति है आपको बताना है। तो देखिए ये जो पंक्ति है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का पंक्ति है, विकल्प क सही हो जाएगा। अब देखिए भारतेंदु हरिश्चंद्र को आधुनिक हिंदी का पिता कहा जाता है, जनक कहा जाता है, और साथ ही जो है गद्य हिंदी का जो है विकास इन्हीं के समय से माना जाता है। तो विकल्प क इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य किसे माना जाता है, यानी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य किसे माना जाता है। तो ऊपर चर्चा किया गया था, पिछले लेक्चर में भी ये आया था कि खड़ी बोली का जो महाकाव्य है, प्रथम महाकाव्य, यो प्रिय प्रवास है, जिसका प्रकाशन 1914 ईस्वी में होता है, और हरिऔध जो है इसके रचनाकार हैं। अब देखिए कामायनी जो रचना है वो जयशंकर प्रसाद की है, भारत भारती मैथिलीशरण गुप्त का है, साकेत जो है मैथिलीशरण गुप्त की रचना है। तो अगर आप इन सारी चीज़ों को देखते हैं तो ये विकल्प घ सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, एक भारतीय आत्मा किस कवि को कहा जाता है। एक भारतीय आत्मा किस कवि को कहा जाता है। तो ये जो कहा जाता है वो माखन राज चतुर्वेदी जी को कहा जाता है। विकल्प ग इसका सही आंसर हो जाएगा। माखन राज चतुर्वेदी, जिनकी एक प्रसिद्ध कविता है पुष्प की अभिलाषा, अगर आप पढ़े होंगे तो आपको ध्यान में आ गया होगा। तो विकल्प ग इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रैक्टिस जो है लगभग 1 घंटा लगेगा। आप लोग धैर्य बनाकर बने रहें, क्योंकि एक एक प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण है। साथ ही अगर बीपीएससी 4.0 का तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी ये महत्वपूर्ण हो जाएगा। तो अगले प्रश्न को देख रहे हैं, निराला की प्रसिद्ध कविता राम की शक्ति पूजा का प्रकाशन वर्ष है, यानी राम की जो शक्ति पूजा कविता है निराला की, उसका प्रकाशन वर्ष कब हुआ है, यानी कब प्रकाशित हुआ है, ये आपको बताना है, ये पूछा गया है। तो देखिए राम की शक्ति पूजा जो कविता है उसका प्रकाशन 1936 ईस्वी में हुआ, यानी विकल्प ख इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अगले प्रश्न क्या कहता है, आपके सामने है अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा कवि प्रगतिवाद से संबंधित नहीं है, यानी वे कौन सा कवि है जो प्रगतिवाद से संबंधित नहीं है। तो देखिए प्रगतिवाद से जो संबंधित कवि नहीं है उसमें स्थान जो आता है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का आता है, यानी विकल्प ग सही हो जाएगा। केदारनाथ अग्रवाल, त्रिलोचन और नागार्जुन तीनों जो है प्रगतिवादी कवि हैं, लेकिन अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जो है प्रगतिवादी कवि नहीं है। विकल्प ग इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, हम लोग जो है बीपीएससी 4.0 के प्रैक्टिस सेट को भी देखेंगे और समय समय पे जो है ए स्टेट को भी देखते चलेंगे। तो इसी तरह हम लोग दोनों को साथ लेकर चलेंगे, और जब नोटिफिकेशन आ जाएगा तो ए स्टेट के पेपर 1 और पेपर 2 दोनों को जो है लगभग 15 दिन में क्लास ख़त्म कर दिया जाएगा, और उसके बाद प्रैक्टिस सेट जो है चलता रहेगा कुछ एग्ज़ाम तक, और ज़्यादातर जो है बीपीएससी 4.0 का चलेगा। तो देखिए यहाँ पे पूछा गया है, भारत में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कब हुई। तो देखिए भारत में जो प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना हुई है वो 1936 ईस्वी को हुई है, यानी विकल्प घ इसका सही आंसर हो जाएगा। और इसका जो है लखनऊ में प्रथम अधिवेशन हुआ है, जिसके अध्यक्ष जो है मुंशी प्रेमचंद थे, ये भी ध्यान में रखना है। यहाँ थोड़ा सा जगह का अभाव है, हम स्क्रीन पे लिख नहीं पाते हैं, लेकिन जल्द ही डिजिटल बोर्ड हो जाएगा जहाँ पे हम विस्तार से चीज़ें को देखेंगे, सामने से बात करेंगे, तो ज़्यादा जो क्लास है अट्रैक्टिव होगा और समझ में ज़्यादा आएगा। तो विकल्प घ इसका सही आंसर हो जाएगा। अब विश्व में जो है 1935 में हुआ था, मुल्कराज आनंद के सहयोग से जो है लंदन में किया गया था, यानी प्रोग्रेसिव राइटर का विकल्प घ इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। किस आलोचक ने प्रयोगवाद को बैठे ठारे का धंधा कहा है, यानी वे कौन सा आलोचक थे जो प्रयोगवाद को बैठे ठारे का धंधा कहा है। तो बैठे ठारे का धंधा कहने वाले में नंद दुलारी वाजपेयी जी हैं, यानी विकल्प ख इसका सही आंसर हो जाएगा। इन्होंने प्रयोगवाद को जो है बैठे ठारे का धंधा कहा है, विकल्प ख इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है, तार सप्तक का प्रकाशन है, यानी तार सप्तक जो है उसका प्रकाशन कब हुआ था, ये आपसे प्रश्न पूछा गया है। तार सप्तक का प्रकाशन कब हुआ था। तो देखिए तार सप्तक का प्रकाशन जो हुआ था वो
1943 ईस्वी में हुआ था। विकल्प क सही हो जाएगा। तार सप्तक में 7 कवियों को समाहित करके उनकी रचनाओं को प्रकाशन किया था। अगेन ने इसका जो है संपादन किया है 1943 में। और दूसरा सप्तक जो है 51 में आता है, तीसरा 59 में आता है, 69 में जो है चौथा सप्तक आता है। तो ये 4 जो है भागों में आया है जिसका संपादन अगेन किया है। तो विकल्प क इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है। परपद्यवाद के अंतर्गत इनमें से किस रचनाकार का नाम सम्मिलित नहीं है? यानी परपद्यवाद के बाद में कौन से रचनाकार सम्मिलित नहीं है? तो देखिए, सबसे पहले परपद्यवाद जो है उसे नकेनवाद भी कहा जाता है। अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कौन कौन से रचनाकार शामिल हैं। तो देखिए, नकेनवाद में नरेंद्र बिजोचन शर्मा शामिल हैं, केसरी कुमार और नरेश, ये तीनों शामिल हैं। नंद किशोर आचार्य शामिल नहीं हैं। और यहाँ कौन नहीं शामिल है ये पूछा गया है। तो विकल्प ख इसका सही आंसर हो जाएगा। ये बिहार के 3 रचनाकारों ने जो है परपद्यवाद यानी नकेनवाद का जो है शुरुआत किया था, जो कि प्रश्न में बराबर देखने को मिलता है। तो आप लोग इसे ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है। एक आदमी रोटी बेलता है, एक आदमी रोटी खाता है, एक तीसरा आदमी भी है जो ना रोटी बेलता है ना खाता है, वह रोटी से खेलता है। मैं पूछता हूँ वो कौन है? देश की संसद मौन है। अब देखिए, उपयुक्त जो पंक्तियाँ हैं किसकी पंक्तियाँ हैं आपको बताना है। यानी ये जो पंक्ति पूछा गया है वो किनकी पंक्ति है? तो ये पंक्ति जो आप लोगों के सामने दिया गया है, ये पंक्ति सुदामा पांडे ढूमिल जी का है। यानी विकल्प ग जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है। निम्नलिखित में से कौन सा पत्रिका का संबंध भारतेंदु हरिश्चंद्र से है? यानी वो कौन सा पत्रिका है जिसका संबंध भारतेंदु हरिश्चंद्र से है? तो देखिए, हरिश्चंद्र मैगजीन, 12 बोधनी, कवि वचन सुधा, तीनों पत्रिका का जो संपादन है भारतेंदु हरिश्चंद्र करते हैं। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प घ हो जाएगा। यानी उपयुक्त में से सभी, क्योंकि तीनों पत्रिका का जो संपादन है भारतेंदु हरिश्चंद्र करते हैं। और 12 बोधनी जो पत्रिका है वो महिलाओं को समर्पित है। ये भी थोड़ा सा जानकारी होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। आगे सामने है, अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है। अब जो है प्रश्न को देखिए। हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक थे। तो हिंदी जो प्रदीप पत्रिका निकला था उसका संपादन किसने किया है ये आपको बताना है। तो ये जो पत्रिका है बालकृष्ण भट्ट के द्वारा निकाला गया है। यानी विकल्प ख इसका सही आंसर हो जाएगा। विकल्प ख सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। उदंत मार्तंड पत्रिका में खड़ी बोली का उल्लेख किस नाम से किया गया है? यानी हिंदी की जो प्रथम पत्रिका निकलता है उदंत मार्तंड, उसमें खड़ी बोली का जो नाम लिया गया है वो किस नाम से उसमें जो है पुकारा गया है? तो देखिए, खड़ी बोली को मध्य देशीय भाषा कहा गया है। विकल्प ग सही है। उदंत मार्तंड का जो प्रकाशन है शुरुआत जो है 1826 ईस्वी में युगल किशोर करते हैं। तो विकल्प ग इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। फूस की रात कहानी में हरकू कंबर के लिए कितने रुपये बचाकर रखता है? तो पूस की रात जो कहानी है उसमें हरकू कंबर खरीदने के लिए कितने रुपये बचा करके रखता है, ये आपसे प्रश्न पूछा गया है। तो पूस की रात कहानी पढ़िएगा तो कहानी में लगता है कि टाइपिंग मिस्टेक है, तो यहाँ पे 3 रुपये कर दीजिएगा। यानी विकल्प क जो है सही हो जाएगा। 3 रुपये बचा करके रखता है कंबल खरीदने के लिए, लेकिन सहना आता है तो उसे भी जो है दे देता है। तो विकल्प क सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है। पंचराइट कहानी की नायिका मुनरी किसकी पुत्री है? यानी पंचराइट जो कहानी है उसकी नायिका जो मुनरी है वो किसकी पुत्री रहती है आपसे पूछा गया है। तो मुनरी जो पात्र है वो गुररी काकी की जो है पुत्री होती है। विकल्प ग जो है सही हो जाएगा। पंचराइट जो कहानी है फणीश्वरनाथ रेणु की बहुत ही प्रसिद्ध कहानी है। तो ये थोड़ा सा कहानी पढ़िएगा तो समझ में आ जाएगा।
चीफ की दावत कहानी का प्रकाशन कब हुआ था? चीफ की दावत जो कहानी है उसका प्रकाशन कब हुआ था, आपसे प्रश्न पूछा गया है। तो चीफ की दावत जो कहानी है उसका प्रकाशन 1956 ईस्वी में हुआ था। विकल्प क सही हो जाएगा। और अमर ये जो भीष्म साहनी की कहानी है चीफ की दावत, तो विकल्प क इसका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है। कानों में कंगना कहानी में किरण किसकी फूलों से माला बना जाती थी? कानों में कंगना जो कहानी है राधिका रमन प्रसाद सिंह का, उसमें जो किरण नायिका है वो फूलों से माला जो बनाकर जाती थी, कौन सा फूल का जाते थे? तो वो जो है मोर सीरी जो फूल होता है उसी का जाती है बना करके। विकल्प ख सही हो जाएगा। देखिए, जो कहानी कविताओं से प्रश्न होते हैं वो जब तक पढ़िएगा नहीं कहानी कविता निबंध को तो प्रश्न वैसे नहीं बनेंगे। तो जितने भी सिलेबस में लगे हुए हैं उसको आप पढ़िएगा, या वीडियो बनाया हुआ है, बामन वीडियो बनाया हुआ है पिछले साल जो हुआ था, उसको अगर आप पढ़ देते हैं तो ये सब प्रश्न आपका सही होने लगेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। फ्लैशबैक में रचित हिंदी की प्रथम कहानी कौन सा है? यानी फ्लैशबैक में लिखा हुआ हिंदी का जो प्रथम कहानी है वो कौन सा है, आपको बताना है। तो ये जो कहानी है वो उसने कहा था जो है वो फ्लैशबैक में है। विकल्प ख सही हो जाएगा। इसका प्रकाशन 1915 ईस्वी को हुआ था, जिसके रचनाकार चंद्रधर शर्मा गुरेरी जी हैं। तो विकल्प ख इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा कहानी पे देख लीजिए। कहानी का प्लॉट जो कहानी है वो शिवपूजन सहाय जी का है। कानों में कंगना जो है राधिका रमन प्रसाद का है। चीफ की दावत जो है भीष्म साहनी का है। तो विकल्प ख इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। कहानी का प्लॉट शीर्षक पाठ हिंदी गद्य की कौन सी विधा है? ऊपर में देखिए चर्चा हुआ था, कहानी का प्लॉट आया था, तो हिंदी की कौन सी विधा है? तो कहानी का प्लॉट जो लिखा गया है वो एक कहानी है, यानी हिंदी की कहानी विधा है। तो देखिए कहानी विधा कहाँ विकल्प में है, तो कहानी नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, यानी ये कहानी विधा है। विकल्प घ सही है। देखिए इनमें से कोई नहीं, इनमें से सभी जो विकल्प होते हैं वो थोड़ा सा पेचीदा होते हैं। तो जानकारी रहेगा तो बहुत अच्छे से ये प्रश्न बन सकते हैं, और जानकारी नहीं रहेगा तो इसमें गलत होने की संभावना बन जाती है। तो जब भी एग्ज़ाम में बैठिए तो प्रश्नों को अच्छे से पढ़ के समझ लीजिए, उसके बाद बनाइए, क्योंकि आपके लिए एक एक नंबर जो है महत्वपूर्ण होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, कैसा प्रश्न आया है? अब देखिए यहाँ पूछा जा रहा है, आचरण की सभ्यता निबंध में सर्वश्रेष्ठ किसे बताया गया है? यानी आचरण की सभ्यता जो निबंध है सरदार पूर्ण सिंह का, तो उसमें जो है सर्वश्रेष्ठ किसे बताया गया है, आपको बतानी है। तो जो सर्वश्रेष्ठ बताया गया है वो आचरण को बताया गया है, यानी विकल्प ग जो है सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न को। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है। गेहूं और गुलाब निबंध के अनुसार पृथ्वी पर मानव अपने साथ क्या लेकर आया है? तो इस निबंध के अनुसार बनाना है इस प्रश्न को। तो देखिए मानव जो आता है अपने साथ वो भूख और प्यास लेकर के आया है, इस निबंध के अनुसार बताया गया है। तो विकल्प ग इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है, इसका आप लोग जवाब दीजिए। आह कैसा वह शुभ दिन होगा, हम स्थूल शारीरिक आवश्यकताओं की जंजीर तोड़कर सूक्ष्म मानव जगत का नया रुख बनाएंगे। उक्त पंक्ति किस निबंध से लिया गया है? यानी ये जो पंक्ति है वो किस निबंध से लिया गया है, आपको बताना है। तो ये जो पंक्ति लिया गया है वो गेहूं और गुलाब जो निबंध है आपके सिलेबस में लगा हुआ, उसी से लिया गया है। विकल्प ग जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। तो देखिए बीच से निबंध से जो पंक्ति उठाए जाते हैं, तो जब तक निबंध आप नहीं पढ़िएगा तब तक ऐसे प्रश्न नहीं बन पाएंगे। तो निबंध को 2-3 बार पढ़ना है, कहानी को 2-3 बार पढ़ना है, जिससे कि एक एक पात्र जो है आपको पता चल सके और निबंध का जो केंद्रीय भाव है वो पता कब चल सके। क्योंकि बीपीएससी में अगर देखिएगा तो गद्यांश जो है निबंध और कहानी से ज़्यादा उठाते हैं।
तो पढ़े रहिएगा तो आपको दिक्कत नहीं होगा बनाने में, क्योंकि स्टेट क्वालिफाई करके आपको बीपीएससी 4.0 में बैठना है, तो आपको तैयारी बेहतरीन तरीके से करना होगा। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है, हिंदी में रचित निबंध के प्रवर्तक किसे माना जाता है? हिंदी में रचित जो निबंध है उसके प्रवर्तक किसे माने जाते हैं? तो ये जो प्रवर्तक माने जाते हैं उनमें हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है सही आंसर होगा। हजारी प्रसाद द्विवेदी को रचित निबंध का प्रवर्तक माना जाता है। विकल्प घ इसका सही आंसर हो जाएगा। आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि आपके लिए एक एक प्रश्न महत्वपूर्ण है, और तैयारी आप अभी कर दीजिएगा तो आपका ज़िंदगी जो है सही रास्ते पे आ जाएगा। क्योंकि जब तक आप कोई जॉब में नहीं रहते हैं तो समाज में आपकी प्रतिष्ठा उतनी नहीं होती है। तो प्रतिष्ठा के लिए आपको तैयारी करना होगा, तैयारी के लिए आपको समय देना होगा, और समय देने का मतलब है कि आपको थोड़ा सा मेहनत करना होगा। तो जब तक मेहनत नहीं कीजिएगा तो आपका जो है रिजल्ट की संभावना कम होती है। तो 32वां प्रश्न आप लोगों के सामने है, श्रद्धा और भक्ति नामक निबंध में शुक्र जी ने श्रद्धा की प्रेरणा का मूल किसे माना है? यानी श्रद्धा भक्ति में जो है श्रद्धा की जो प्रेरणा का मूल है वो किसे माना है? तो इसका जो मूल माने है वो विश्व कामना माने हैं, यानी विश्व की कामना। विकल्प क जो है सही हो जाएगा। अब देखिए, ये जो श्रद्धा भक्ति निबंध है उनकी चिंतामणि जो रचना है, निबंधों का संग्रह, उसी से लिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं क्या कहता है अगले प्रश्न आप लोगों के सामने है। हजारी प्रसाद द्विवेदी के जीवन पर आधारित जीवनी कौन सा है? यानी हजारी प्रसाद द्विवेदी के जीवन पे आधारित जो जीवनी है वो कौन सा है? तो देखिए, आवारा मसीहा जो है शरत चंद्र चट्टोपाध्याय की जीवनी पे लिखा गया है। व्योमकेश दरवेश जो रचना है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी के जीवन पर लिखा गया जो है जीवनी है। तो विकल्प ग जो है सही हो जाएगा। जीवनी वाले टॉपिक में पढ़िएगा तो एक एक चीज़ आपको समझ में आएगा, किसका रचना है, किसके जीवन पे लिखा हुआ, वहाँ विस्तार से सारा चीज़ बताया गया है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प ग सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं। विद्या के पति के संदर्भ में उपयुक्त कथन किसका है? उपर्युक्त जो कथन ये है वो किसका कथन है आपको बताना है। तो ये जो कथन है रामचंद्र शुक्ल का कथन है। विकल्प घ सही हो जाएगा। उन्होंने ही विद्यापति के संबंध में ऐसी बातें कही है। विकल्प घ सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है, निम्नलिखित में कौन सा रेखाचित्र महादेवी वर्मा द्वारा विरचित है? यानी वो कौन सा रेखाचित्र है जो महादेवी वर्मा के द्वारा विरचित है? विरचित के मतलब होता है लिखा हुआ, यानी उसके द्वारा लिखा गया। तो देखिए, अतीत के चलचित्र, मेरा परिवार, स्मृति की रेखाएं, तीनों जो है उन्हीं का निबंध है, यानी रेखाचित्र है। तो विकल्प घ जो है सही हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। आगे बढ़ते हैं। कबीरदास की भाषा को पंचमेर खिचड़ी किसने कहा है? कबीरदास की जो भाषा है उसको पंचमेर खिचड़ी किसने कहा है आपको बताना है। तो इसकी भाषा जो है उसको पंचमेर खिचड़ी कहने वाले श्याम सुंदर दास हैं, यानी विकल्प ग जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, श्याम सुंदर दास। रामचंद्र शुक्ल जो है इनकी भाषा को सधोकरी कहते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी इनकी भाषा को, यानी इन्हें जो है वाणी का डिक्टेटर कहते हैं। तो ये कबीरदास के बारे में थोड़ा सा जानकारी होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। कबीरदास भक्ति कार्य के किस शाखा के कवि हैं? यानी कबीरदास जो हैं किस शाखा के कवि हैं आपको बताना है। तो देखिए, ये जो है निर्गुण धारा के ज्ञान मार्गी कवि हैं। विकल्प घ जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ज्ञान मार्गी कवि हैं कबीरदास, विकल्प घ सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। मैंने उसको कविता किस काव्य संग्रह से दी गई है? मैंने उसको जो कविता है वो केदारनाथ अग्रवाल की कविता है, तो वो किस पुस्तक से दिया गया है? तो देखिए, उनकी एक पुस्तक है जो चर्चा में रही है, फूल नहीं रंग बोलते हैं, वही जो है संग्रह से दिया गया है। मैंने उसको, यानी कविता जो है मैंने उसको फूल नहीं रंग बोलते हैं कविता संग्रह से दिया गया है। तो विकल्प ख जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है?
अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है, मैंने उसको जब जब देखा रोहा देखा, रोहे जैसा तब ते देखा। उपयुक्त पंक्ति के रचयिता कौन है? यानी ये जो पंक्ति है उसके रचनाकार कौन है? तो ये जो पंक्ति है उसके रचनाकार केदारनाथ अग्रवाल जी हैं, यानी विकल्प ग जो है सही हो जाएगा। ऊपर में प्रश्न पूछा गया था, मैंने उसको जो कविता है वो किस पुस्तक से दिया गया है, तो फूर्ण हे रंग बोलते हैं कविता संग्रह से दिया गया है, तो विकल्प ग इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, कैसा प्रश्न है, तो आप लोगों के सामने है, सूरदास को वात्सल्य रस का सम्राट किसने कहा है? यानी सूरदास जो कृष्ण भक्त शाखा के कवि हैं तो उनको वात्सल्य रस का सम्राट कौन कहते हैं? तो ऐसा कहने वाले में जो है रामचंद्र शुक्ल हैं, यानी वो जो है वात्सल्य रस का सम्राट कहते हैं सूरदास को, यानी विकल्प ग जो है सही हो जाएगा। सूरदास जो है अपनी रचना को ब्रज भाषा में लिखा है, तो ये थोड़ा सा जानकारी होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, आप लोगों के सामने है, सूरदास द्वारा रचित भ्रमर गीत कैसा काव्य है? भ्रमर गीत जो रचना है सूरदास का वो कैसा काव्य है आप बताएंगे। तो सूरदास द्वारा लिखित जो भ्रमर गीत है वो उपरंभ काव्य है, यानी विकल्प ख जो है सही हो जाएगा। यह एक उपरंभ काव्य है, विकल्प ख सही हो जाएगा। मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्रकवि की उपाधि किसने दिया? यानी जो मैथिली शरण गुप्त थे उनको राष्ट्रकवि का उपाधि कौन दिया है? तो देखिए मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्रकवि का उपाधि देने वाले में महात्मा गांधी हैं, उन्होंने ही राष्ट्रकवि का दर्जा दिया है, विकल्प ख सही हो जाएगा। मैथिली शरण गुप्त की जो रचना है भारत भारती 1912 में आता है, उसी रचना के कारण महात्मा गांधी जो है मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्रकवि की उपाधि देते हैं, तो विकल्प ख सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, बंधु बिरथा ही तू क्यों दहता है, पर पतंग पढ़कर ही रहता है, कितनी विहरता है। उपयुक्त पंक्ति के रचनाकार कौन है? ये जो पंक्ति है वो पंक्ति के रचनाकार कौन है? तो ये जो पंक्ति है वो मैथिली शरण गुप्त की रचना है, यानी विकल्प घ जो है सही हो जाएगा। मैथिली शरण गुप्त इस पंक्ति के रचनाकार हैं। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है, गेहूं और गुलाब में लेखक की इच्छा क्या है? यानी गेहूं और गुलाब जो निबंध है उसमें लेखक की क्या इच्छा है? तो देखिए इस निबंध में लेखक की इच्छा है गेहूं पर गुलाब की पूर्ण प्रभुता स्थापित हो, ये तो सही बात है। तपस्या करने की ऐसी नहीं है, वृत्तियों को उधरगामी करने की, ये तो सही है, यानी क और ग दोनों सही होगा, विकल्प घ इसका सही आंसर हो जाएगा। तो इस तरीका के भी विकल्प कभी कभी बनाए जाते हैं, तो जितने भी हो सकते हैं आपके परीक्षा के दृष्टि से सारा चीज़ों को इसमें समावेश किया गया है। परीक्षा का पैटर्न कैसा रह सकता है, प्रश्न कैसे पूछे जा सकते हैं, विकल्प कैसे बनाए जा सकते हैं, सारा चीज़ों को ध्यान में रखकर इसे प्रैक्टिस सेट को आपके समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। अब देखिए यहाँ प्रश्न पूछ रहा है, विकल होकर नित्य चंचल खोजती जब नींद के पर, चेत ना थकसी रही तब, मैं मरे की बात रे मन। उक्त पंक्ति के रचनाकार कौन है? यानी ये जो पंक्ति है वो किन की पंक्ति है? तो ये जो पंक्ति है जयशंकर प्रसाद की पंक्ति है, जो उनकी कविता सिलेबस में लगा हुआ है तुमुर को राहर कराह में, उससे दिया गया है। और तुमुर को राहर जो कराह कविता है वो जयशंकर प्रसाद की प्रसिद्ध रचना कामायनी से दी गई है, तो विकल्प घ इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, जीवन का झरना कविता के रचनाकार कौन है? जीवन का झरना जो कविता है उसके रचनाकार कौन है? तो इसके जो रचनाकार हैं उनमें आरसी प्रसाद सिंह जो है शामिल हैं, ये ही कविता के रचनाकार हैं, विकल्प क सही हो जाएगा। इन्हें जीवन और यौवन का कवि भी कहा जाता है, विकल्प क सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है, गुरु हथौड़ा हाथ करती बार बार प्रहार, सामने तरु मारिका अटारिका प्रकार। उपयुक्त पंक्ति के रचनाकार कौन है? यानी ये जो पंक्ति यहाँ पूछी जा रही है उस पंक्ति के रचयिता कौन है?
तो ये जो पंक्ति है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की पंक्ति है, बहुत ही बेहतरीन पंक्ति है, तो ये आपको पता होनी चाहिए। और ये जो कविता है तोड़ती पत्थर उसी से दी गई है, तो विकल्प क इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है, हिंदी में मुक्तक या रबर यानी केचुआ छंद के प्रथम प्रयोक्ता किसे माना जाता है? यानी रबर छंद या केचुआ छंद या मुक्तक छंद के प्रथम प्रयोक्ता किसे माना जाता है? तो देखिए, हिंदी में प्रथम जो प्रयोक्ता थे रबर या केचुआ छंद या मुक्तक छंद के, वो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला थे। विकल्प घ जो है सही हो जाता है इसका, क्योंकि जब वो जूही की करी कविता लिखते हैं तो मुक्तक छंद का प्रयोग करते हैं, जिसके कारण हिंदी में थोड़ा सा बहस होता है उस समय महावीर प्रसाद द्विवेदी के साथ, क्योंकि सरस्वती पत्रिका में वो छापने से मना कर देते हैं। तो विकल्प घ इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है, इनमें से किसे ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त नहीं है? वे कौन से रचनाकार हैं जिन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं दिया गया है? तो देखिए, जयशंकर प्रसाद को अभी तक ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं दिया गया है, यानी विकल्प क जो है सही हो जाएगा। अमरकांत को, केदारनाथ सिंह को, कृष्णा सोबती को, श्रीराज शुक्ल को, रामधारी सिंह दिनकर को, अज्ञेय को, महादेवी वर्मा को, और हाल ही में जो है 2025 में जो है विनोद कुमार शुक्ल को ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है। तो विकल्प क इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, हिंदी भाषा में सर्वप्रथम भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? हिंदी भाषा में किसे सर्वप्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है? तो देखिए, सर्वप्रथम हिंदी भाषा में सुमित्रा नंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है 1968 ईस्वी को। इनकी रचना है चिदम्बरा, उसी के लिए जो है दिया गया है। तो विकल्प ग इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब और कहाँ हुआ? यानी रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ, ये आपको बताना है। तो देखिए, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म 1908 ईस्वी को हुआ था। बिहार के बेगूसराय जिला के सिमरिया गांव में हुआ था, जहां हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी जो है नए पुल जो है 4 लेन पुल का जो है उद्घाटन किए हैं। तो विकल्प घ इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, यतिवर कैसा यह अमर ध्यान, तू महाशून्य में खोज रहा किस जटिल समस्या का निदान। उक्त पंक्ति के रचनाकार कौन हैं? ये जो पंक्ति है, ये पंक्ति के रचयिता कौन है आपको बताना है। देखिए, पंक्ति से भी संबंधित प्रश्न पूछा जाता रहा है, इसलिए जो है यहाँ पंक्ति से संबंधित प्रश्न भी समाहित किया गया है। तो ये जो पंक्ति है रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा लिखी गई, उनकी एक कविता है हिमालय, जो आपके सिलेबस में लगा हुआ है, वहीं से ये प्रश्न पूछा गया है। विकल्प क इसका सही आंसर हो जाएगा। तो जितनी भी कविताएं हैं उसको आप 2-3 बार पढ़िएगा, कहानी है उसको पढ़िएगा, निबंध है उसको पढ़िएगा, तब ऐसे प्रश्न बनेंगे। तो आप इसको अच्छे से तैयारी कर लीजिएगा ताकि एग्ज़ाम में कहीं से कोई दिक्कत ना हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप लोग अभी तक मेरे साथ बने हुए हैं, ये बहुत खुशी की बात है, और अंत तक बने रहिएगा, ये पूरा विश्वास है, क्योंकि आपकी तैयारी में हम कुछ मार्गदर्शन कर रहे हैं, चीज़ों को एकत्रित करके आपको प्रस्तुत कर रहे हैं, ताकि आपका रिजल्ट हो। आपकी सफलता है हमारी सफलता है। अब देखिए, प्रश्न पूछा जा रहा है, वर्तमान में भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में कितने भाषाओं को उल्लेख है? यानी भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में कितनी भाषा का उल्लेख है, ये आपसे प्रश्न पूछा गया है। तो देखिए, 22 भाषाओं का चर्चा किया गया है। विकल्प घ इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है, हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता कब मिली? हिंदी को राज्य भाषा के रूप में मान्यता कब प्रदान की गई है, ये आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है। तो देखिए, 14 सितंबर 1949 ईस्वी को राजभाषा के रूप में मान्यता दी गई थी। इसी कारण प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। यानी राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को और विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। ये भी आपको पता होनी चाहिए।
चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। राजभाषा आयोग की स्थापना कब हुई? राजभाषा आयोग की स्थापना कब की गई है, ये आपसे पूछा गया है। तो देखिए 1955 ईस्वी में राजभाषा आयोग की स्थापना की गई थी। विकल्प ग इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में किस कवि का संबंध बिहार से नहीं है? यानी बिहार से किस कवि का संबंध नहीं है आपको बताना है। तो देखिए जानकी बल्लभ शास्त्री का जो संबंध है गया जिला के मेगरा ग्राम से है। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म बेगूसराय से है। विद्यापति का जन्म दरभंगा मधुबनी से है। लेकिन जयशंकर प्रसाद का संबंध जो है बिहार से नहीं है। विकल्प घ सही हो जाएगा। ये उत्तर प्रदेश के वाराणसी से संबंधित रचनाकार हैं। विकल्प घ सही हो जाएगा। तो ऐसे भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो थोड़ा सा जानकारी रखना जरूरी होता है। अब देखिए यहाँ प्रश्न पूछा गया है, मेघगीत कविता के रचनाकार कौन है? मेघगीत जो कविता है उसके रचनाकार कौन है? तो देखिए मेघगीत जो कविता है उसके रचनाकार में जो शामिल हैं वो देखिए जयशंकर प्रसाद नहीं है, रामधारी सिंह दिनकर भी नहीं है, आरसी प्रसाद सिंह भी नहीं है। तो विकल्प घ सही हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ये जानकी बल्लभ शास्त्री की रचना है जो कि विकल्प में नहीं है। तो विकल्प घ इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। मन्नू भंडारी का संग्रह नहीं है, यानी कौन सी जो संग्रह है मन्नू भंडारी का नहीं है? तो मन्नू भंडारी की जो कहानी का जो संग्रह है उसमें आप अगर ध्यान दीजिएगा तो मैं हार गई, ये तो सही है, यही सच है, ये भी सही है। रंदन की एक रात नहीं है, विकल्प ग सही हो जाएगा। ये जो है निर्मल वर्मा की रचना है, तो विकल्प ग इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में कौन जो है मनोविश्लेषणवादी कथाकार नहीं है? यानी इनमें से कौन मनोविश्लेषणवादी कथाकार नहीं है? तो देखिए जैनेन्द्र कुमार तो हैं, ईराचंद्र जोशी भी हैं, अज्ञेय भी है। लेकिन मुंशी चंद प्रेमचंद जो है मनोविश्लेषणवादी नहीं है, ये आदर्श यथार्थमुखी है, यानी विकल्प घ जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, निम्नलिखित में कौन सा उपन्यास राही मासूम रजा का नहीं का है? यानी राही मासूम रजा का उपन्यास कौन सा है? तो देखिए आधा गांव उन्हीं की जो है रचना है, कटरा बी आरजू, टोपी सुकरा, ये तीनों रचनाएं जो है राही मासूम रजा का है। तो विकल्प घ सही हो जाएगा उपयुक्त में से सभी, क्योंकि तीनों के तीनों रचनाएं जो है राही मासूम रजा का है। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है, निम्नलिखित में कौन सा उपन्यास फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा विरचित है? विरचित जो शब्द है इसका मतलब है लिखित, यानी फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा कौन सा उपन्यास लिखा गया है, ये आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है। तो देखिए मेरा आचर, परती परिकथा और जो है कितने चौराहे, ये तीनों रचनाएं जो है फणीश्वर नाथ रेणु का है। तो इसका जो सही हो जाएगा इनमें से सभी, यानी विकल्प घ इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है, विलक्षण बात यह है कि आधुनिक गद्य साहित्य की परंपरा का परिवर्तन नाटकों से हुआ। उपयुक्त कथन किस आलोचक का है? यानी ये जो कथन है वो किस आलोचक का है आपको बताना है। तो देखिए ये जो कथन यहाँ पे दिया जा रहा है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है। विकल्प घ जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। तो इस तरीका के भी प्रश्न पूछे जाते हैं, कथन से संबंधित भी प्रश्न होते हैं एक दो, तो एक एक चीज़ों को देखना जरूरी है। आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। हम लोग अब जो है लगभग 60 प्रश्न देख चुके हैं, 20 मिनट और चलेगा। कालिदास के शकुंतला नाटक का खड़ी बोली में अनुवाद किसने किया है? यानी कालिदास ने जो शकुंतला नाटक लिखा है उसका खड़ी बोली में अनुवाद किसने किया है, ये प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए राजा लक्ष्मण सिंह ने उनके शकुंतला नाटक का अनुवाद किया है, और अभिज्ञान शकुंतलम है वो इसी को है, यानी विकल्प क जो है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है, निम्नलिखित में कौन सा नाटक मोहन राकेश द्वारा रचित नहीं है? यानी कौन सा नाटक है जो मोहन राकेश का नहीं है? तो देखिए आषाढ़ का एक दिन, आधे अधूरे और लहरों के राजहंस,
तीनों जो नाटक है मोहन राकेश का है। इसमें नहीं पूछा है तो अंधेर नगरी है, क्योंकि ये जो नाटक है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का नाटक है, जो कि विकल्प घ सही हो जाएगा। तो अंधेर नगरी जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाटक है, जो कि सही है, क्योंकि नहीं पूछा हुआ है। तो नहीं वाले जो प्रश्न होते हैं थोड़ा सा प्रश्न को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि आप लोग जब स्टार्ट करते हैं तो नहीं को छोड़ देते हैं पढ़ने में जल्दी में। तो पहले अच्छे से प्रश्न को 2-3 बार पढ़ लीजिएगा, उसके बाद बनाइएगा, ताकि जानते हुए प्रश्न जो है गलत ना हो, क्योंकि बराबर अक्सर देखा जाता है, क्योंकि आप लोग जानते हुए कई प्रश्न को गलत करके चले आते हैं। अब देखिए प्रश्न आगे आपके सामने है, वंदे वाणी विनायको निबंध संकलन के रचयिता कौन है? यानी वंदे वाणी विनायको जो निबंध है उसके रचनाकार कौन है? तो ये जो निबंध है वे रामवृक्ष बेनीपुरी का निबंध है। विकल्प ग जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। व्यंग्यात्मक निबंध के लिए कौन प्रसिद्ध हैं? यानी व्यंग्यात्मक निबंध लिखने के लिए कौन जो है हिंदी साहित्य में प्रसिद्ध है, ये प्रश्न पूछा गया है। तो व्यंग्यात्मक निबंध लिखने के लिए हरिशंकर परसाई जो है काफ़ी प्रसिद्ध हैं। विकल्प ग जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। इन्हीं जो है प्रसिद्ध निबंध लिखे हैं, जैसे ठिठुरता हुआ गणतंत्र आदि जो निबंध है इन्हीं का है। तो विकल्प ग जो है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं नामक ग्रंथ के लेखक का नाम क्या है? यानी ये जो है किसके द्वारा पुस्तक लिखा गया है? प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं। तो ये जो पुस्तक है ये बहुत ही प्रसिद्ध आलोचनात्मक पुस्तक है, जिसके रचनाकार रामविलास शर्मा जी हैं। यानी विकल्प ग जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर नामवर सिंह को उनकी किस आलोचना कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? यानी डॉक्टर नामवर सिंह को किस पुस्तक के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है, ये आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है। तो उनकी रचना है कविता के नए प्रतिमान। तो विकल्प ग जो है सही हो जाएगा। कविता के नए प्रतिमान। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। नई कविता में मुक्तिबोध की स्थिति वही है जो छायावाद में निराला की थी। उपयुक्त कथन किस आलोचक का है? यानी ये जो कथन है वो किस आलोचक का लिखा हुआ कथन है, ये आपसे पूछा जा रहा है, आपको बताना है। तो ये जो कथन है डॉक्टर नामवर सिंह का कथन है। यानी विकल्प जो ख है सही हो जाएगा। डॉक्टर नामवर सिंह का ये कथन है। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। गोदान उपन्यास में होरी का सबसे बड़ा सपना क्या था? यानी गोदान जो उपन्यास है उसमें होरी जो नायक है उसका सबसे बड़ा सपना क्या था? तो उसका सबसे बड़ा सपना था कि एक परछाई गाय वो खरीदेगा, परछाई गाय। यानी विकल्प ग जो है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। गोदान उपन्यास के अनुसार सेमरी और बेरारी के बीच कितनी दूरी थी? अब देखिए गोदान उपन्यास पढ़िएगा तो सेमरी और बेरारी 2 गांव का चर्चा हुआ है। तो दोनों के बीच दूरी कितनी बताई गई है, ये आपसे प्रश्न पूछा गया है। तो दोनों के बीच 5 मील की दूरी थी। विकल्प ख जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। गोदान उपन्यास जो है प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया है। 1936 में इसका प्रकाशन होता है। मिस्टर मेहता, मिस मालती, राय बहादुर, उसके बाद होरी है, धनिया है, झुनिया है, गोबर है, ये सारे इसी उपन्यास के पात्र हैं। तो विकल्प ख इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है। त्यागपत्र उपन्यास में जज के पद पर कौन रहता है? त्यागपत्र जो उपन्यास उसमें जज के पद पर कौन रहता है? तो जज जो बनता है वो प्रमोद बनता है। विकल्प क इसका सही आंसर हो जाएगा। जैनेन्द्र कुमार की प्रसिद्ध रचना है त्यागपत्र। आगे बढ़ते हैं। स्त्री जब तक ससुराल की है तभी तक मैके की है। उपयुक्त कथन किसका है? ये जो कथन है स्त्री जब तक ससुराल की है तभी तक मैके की है, ये जो कथन है वो किसका कथन है आपको बताना है। तो ये जो कथन है वो धनिया का कथन है। यानी गोदान उपन्यास की जो नायिका है धनिया, उसी का कथन है। विकल्प क जो है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न को देखते हैं। मेरा आंचल उपन्यास का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो
तो हमेशा बताते रहें मेरा आचार्य जो उपन्यास है उसका प्रकाशन वर्ष 1954 ईस्वी है। विकल्प ग इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। मेरा आचार्य उपन्यास में बिहार के किस गांव का वर्णन है? तो मेरा आचार्य उपन्यास में बिहार के पूर्णिया जिले के मेरीगंज गांव का वर्णन किया गया है। विकल्प ग इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों के सामने है। चंद्रगुप्त नाटक में कुल कितने अंक हैं? चंद्रगुप्त जो नाटक है उसमें कुल कितने अंक है आपको बताना है। तो इसमें जो अंकों की संख्या है वो 4 है, यानी विकल्प ख सही हो जाएगा। ये जयशंकर प्रसाद की प्रसिद्ध रचना है जिसका प्रकाशन 1931 ईस्वी में हुआ था। आगे बढ़ते हैं। अरुण या मधुमय देश हमारा, जहाँ पहुँच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। उपयुक्त गीत किस नाटक से दिया गया है? तो ये जो गीत दिया गया है जयशंकर प्रसाद की प्रसिद्ध रचना है, यानी चंद्रगुप्त नाटक से दिया गया है। विकल्प क सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। आषाढ़ का एक दिन नाटक किसके जीवन पर आधारित है? आषाढ़ का एक दिन जो नाटक है वो किसके जीवन पर आधारित है, ये आपको बताना है। तो ये जो है कालिदास के जीवन पर आधारित है। विकल्प घ सही हो जाएगा। और मोहन राकेश की ये रचना है जिसका प्रकाशन 1958 ईस्वी में हुआ था। विकल्प घ इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है। मैंने भावना में एक भावना का वर्णन किया है। मेरे लिए वह संबंध और संबंधों से बड़ा है। मैं वास्तव में अपनी भावना से प्रेम करती हूँ जो पवित्र और कोमल है। यानी ये जो पंक्ति यहाँ दिया गया है किसका कथन है ये आपको बताना है। तो देखिए ये जो पंक्ति दिया गया है मोहन राकेश की प्रसिद्ध जो नाटक है आषाढ़ का एक दिन से दिया गया ये पंक्ति है। और ये पंक्ति को जो है मरिका उसकी जो नायिका है वो कहती है, यानी विकल्प ख सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। रामचरितमानस किस भाषा में लिखा गया है? रामचरितमानस जो है किस भाषा में लिखा गया है? तो अवधी भाषा में लिखा गया है। विकल्प ग सही हो जाएगा। तुलसीदास की रचना है, 7 खंडों में विभाजित है। ये भी थोड़ा सा जानकारी होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। पीयूष कहू संदेश रा, हे भौरा हे काग किसकी प्रसिद्ध पंक्ति है? यानी ये जो पंक्ति है वो किसकी पंक्ति है? तो ये जो पंक्ति है मलिक मोहम्मद जायसी की है। विकल्प ख सही हो जाएगा, क्योंकि नागमती वियोग खंड में पढ़िएगा तो ये पंक्ति का जो है चर्चा किया गया है। विकल्प ख इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ओज गुण का संबंध किस रस से है? ओज गुण जो है उसका संबंध किस रस से माना जाता है? तो ओज गुण का जो संबंध है वो रौद्र रस से माना जाता है। विकल्प क इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। विशेष रूप से जो भावों को प्रकट करते हैं उन्हें कहते हैं। विशेष रूप से जो भावों को प्रकट करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें कहा जाता है विभाव। विकल्प क जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है। विभत्स रस का अस्थायी भाव क्या है? विभत्स रस का अस्थायी भाव क्या है? तो जुगुप्सा इस रस का अस्थायी भाव है। विकल्प ख सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। व्यभिचारी भाव के नाम से किसे जाना जाता है? व्यभिचारी भाव के नाम से किसे जाना जाता है आपको बताना है। तो देखिए संचारी भाव को व्यभिचारी भाव भी कहा जाता है। विकल्प ग सही है। संचारी भावों की संख्या 33 है। तो विकल्प ग जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है। अवधि सिरा का उस पार था गुरुभार, तिर तिर काट रही थी दिग्जलधार। उक्त पंक्तियों में कौन सा छंद है? ये जो पंक्ति है इसमें कौन सा छंद है आपको बताना है। तो यहाँ जो पंक्ति दी गई है उसमें बरैबई छंद का प्रयोग किया गया है। विकल्प ख इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है। प्रत्येक चरण में 28 मात्रा 16 और 12 की यति, अंत में रघु गुरु किस छंद में होता है? अंत में रघु गुरु जो है किस छंद में होता है? तो ये जो होता है हरिगीतिका में होता है। हरिगीतिका छंद में। विकल्प जो ग है सही हो जाएगा। तो छंद रस अलंकार
ये जो 3 टॉपिक है, जब तक आप लोग गहरी अध्ययन नहीं कीजिएगा तो इन तीनों टॉपिकों में आपको जो है परेशानी होता रहेगा। तो आप लोग इन तीनों टॉपिकों को विस्तार से देखिए, तभी आपको एग्जाम में इन चैप्टरों के प्रश्न बनेंगे। इस करुण करित हृदय में अब विकर रागनी बजती, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? यहाँ जो पंक्ति दिया गया है वहाँ कौन सा अलंकार है आपको बताना है। तो देखिए यहाँ यमक अलंकार का जो है चर्चा किया गया है, यमक अलंकार है, विकल्प ख सही हो जाएगा। अलंकार वाले टॉपिक में देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा, विकल्प ख इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है। बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डूबो रही, तारा घट उषा नागरी। इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? ये जो पंक्ति है इसमें कौन सा अलंकार है आपको बताना है। तो यहाँ जो है रूपक अलंकार है, विकल्प क जो है सही हो जाएगा, यानी रूपक अलंकार इसमें है, विकल्प क सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है। भरत मुनि ने रसों की संख्या कितनी मानी है? भरत मुनि ने रसों की जो संख्या है वो कितनी मानी है? तो देखिए भरत मुनि ने रसों की संख्या 8 मानी है, विकल्प ख सही हो जाएगा। उनकी रचना है नाट्य शास्त्र, जिनमें उन्होंने 8 रसों का चर्चा किया है। और अलंकारों का बात है तो 4 अलंकारों का चर्चा किया है, 10 गुण और 10 दोषों का चर्चा किया है। तो ये भरत मुनि के नाट्य शास्त्र से संबंधित विस्तृत जानकारी है, जिसमें रसों की संख्या 8 माने हैं, अलंकारों की संख्या 4 बताए हैं, 4 अलंकारों का यानी चर्चा किया गया है, 10 गुणों की संख्या और 10 दोषों की संख्या उसमें बताई गई है। तो विकल्प ख जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्न में कौन सा उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कौन सा है आपको बताना है। तो उत्तम पुरुषवाचक जो सर्वनाम है वो हम हो जाएगा उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, विकल्प क जो है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है। संलग्न का सही संधि विच्छेद है। संलग्न का सही संधि विच्छेद है, कौन सा है सही संधि विच्छेद आपको बतानी है। तो देखिए संलग्न का जो हो जाएगा समजोलग्न, यानी विकल्प ग जो है सही हो जाएगा। ये व्यंजन संधि का उदाहरण है, तो विकल्प ग सही हो जाएगा। संधि से हर एक एग्जाम में 1-2 प्रश्न रहता है, चाहे आप बीपीएससी में बैठिए या स्टेट में बैठिए पेपर 1 में या स्टेट पेपर 2 में या कोई भी कंपटीशन एग्जाम में बैठिए, संधि से एक प्रश्न तो निश्चित रहता है, संधि समास वर्णमाला। तो ये जो टॉपिक है इसको थोड़ा सा विस्तार से अच्छे से देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ जो है गलत होने की संभावना ज़्यादा होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। धर्म बुद्धि में कौन सा समास है? धर्म बुद्धि में कौन सा समास है? तो धर्म बुद्धि में जो है कर्मधारय समास है, विकल्प ख जो है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है। अ उपसर्ग से बना सही शब्द कौन है? अ उपसर्ग से बना सही शब्द कौन सा है ये आपको बताना है। तो देखिए अनु से बना है अनुमान, आ उपसर्ग से बना है आ जोड़ गमन अगमन। अब यहाँ देखिए आ से बना हुआ अ जोड़ तिथि अतिथि, तो विकल्प ख जो है सही हो जाएगा। अतिथि जो है अ उपसर्ग से बना हुआ है, विकल्प ख सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। बादर पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो बादर का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है ये आपसे प्रश्न पूछा गया है, इसका आपको जवाब देना है। तो बादर का पर्यायवाची शब्द देखिएगा तो आपको समझ में आ रहा है, जरद, नेरद और मेघ तीनों जो है पर्यायवाची शब्द है, और यहाँ नहीं पूछा गया है, तो विकल्प घ सही हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं, क्योंकि तीनों के तीनों जो हैं बादर के पर्यायवाची शब्द हैं, तो विकल्प घ सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। अक्र पर पत्थर पड़ना मुहावरे का सही अर्थ है। अक्र पर पत्थर पड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या है आपको बताना है। तो इसका जो सही अर्थ हो जाएगा बुद्धि भ्रष्ट होना, यानी विकल्प ख इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों के सामने है। उन्मूलन का विलोम शब्द है। उन्मूलन जो शब्द है उसका विलोम यानी उल्टा शब्द क्या होगा आपको बताना है। तो उन्मूलन जो शब्द है
उसका उल्टा जो शब्द होगा वो हो जाएगा रोपण, यानी उन्मूलन का रोपण। तो विकल्प क इसका सही आंसर हो जाएगा। तो विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, मुहावरे, लोकोक्ति, ये जो 3-4-5 टॉपिक है व्याकरण के, इसके लिए आपको विस्तार से व्याकरण के पुस्तक को देखना होगा, क्योंकि इसको नोट्स में समाहित करना बहुत मुश्किल काम है। तो आपके पास कोई भी प्रकाशक का बुक है तो अच्छी बात है, नहीं है तो डॉक्टर वासुदेव प्रसाद का आधुनिक हिंदी व्याकरण और रचना ले लीजिएगा, उसमें भी बहुत अच्छा से बताया हुआ है। अगर आप खरीदना चाहते हैं तो वीडियो के टैग में भी लिंक लगा हुआ है, आप वहां से भी परचेज कर सकते हैं। तो व्याकरण एक होनी चाहिए आपकी तैयारी को देखते हुए। अब देखिए यहाँ प्रश्न पूछा जा रहा है, राजभाषा अधिनियम 1976 के अनुसार हिंदी प्रयोग की दृष्टि से देश के राज्यों को कितनी श्रेणियों में बांटा गया है। तो देखिए राजभाषा अधिनियम के द्वारा जो है भारत के राज्यों को 3 श्रेणियों में बांटा गया है, क, ख, ग, ए, बी, सी, यानी विकल्प क जो है सही हो जाएगा। हिंदी में क, ख, ग है और इंग्लिश में ए, बी, सी 3 श्रेणियों में बांटा गया है, विकल्प क इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। रामायण में कौन सा प्रत्यय है? रामायण में कौन सा प्रत्यय है? तो राम जोड़ अयन रामायण, तो इसमें अगर प्रत्यय देखिएगा तो विकल्प घ सही हो जाएगा। अयन प्रत्यय है, न की जो मात्रा है न जो है बदल जाता है, विकल्प घ सही हो जाएगा। चलिए इस वीडियो का अंतिम और 100वां प्रश्न देखते हैं, जिससे हम लोग जो है अंत कर दें। बिहार के किस भाषा को भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में स्थान दिया गया है? यानी बिहार का वो कौन सा भाषा है जिसको संविधान के 8वीं अनुसूची में स्थान दिया गया है? तो देखिए उनमें अगर भाषा की बात करें तो विकल्प जो इसका ग है सही हो जाएगा। मैथिली भाषा को बिहार के 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है, यानी 2003 में जो है मैथिली भाषा को बिहार के 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है, जिससे संविधान में 8वीं अनुसूची में भाषाओं की संख्या जो है 22 है। तो विकल्प ग सही हो जाएगा। तो आज मैंने आप लोगों को बिहार स्टेट पेपर 2 का प्रैक्टिस सेट दूसरा प्रस्तुत किया। हमें पूरा विश्वास है कि आपके तैयारी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। अगर आप चाहते हैं कि प्रैक्टिस सेट, प्रीवियस सेट और नोट्स का जो है आपको PDF मिले, तो हमारे नंबर जो है उस पर आप पेमेंट कर सकते हैं। मेरा नंबर है 72 61 81 53 07। इस पे जो है 199 रुपया किसी भी माध्यम से पेमेंट कीजिए, गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम, और उसका स्क्रीनशॉट लेकर इसी नंबर पे हमें व्हाट्सएप कर दीजिए। तो हम इधर से आपको नोट्स, प्रैक्टिस सेट, प्रीवियस सेट प्रोवाइड करवा देंगे किसी भी पेपर के लिए, चाहे आप पेपर 1 का चाहिए या पेपर 2 का, दोनों के लिए। अगर दोनों में से किसी का भी देना है तो 199 रुपया पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेजिए। इधर से हम नोट्स देंगे, जिसको आप अच्छे से 2-3 बार कर दीजिएगा तो आपका रिजल्ट 100% हो जाएगा। तो आप लोग चैनल पे बने रहिए, आपकी सफलता ही हमारी सफलता है। हिंदी जंक्शन चैनल के माध्यम से 4000 प्लस बच्चों ने TRA 2 और 3 में ज्वाइनिंग किया है। आगे आप भी अपने लक्ष्य को प्राप्त कीजिएगा। हिंदी जंक्शन चैनल आपका हमेशा मेरे निर्देशन में मार्गदर्शन करता रहेगा और आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कीजिएगा, यही हमारी कामना है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें। तो आज के लिए इतना ही। अनंत चतुर्दशी है, जिससे पर्व की जो है बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। जय हिंद।